गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल HR कोटालिया ट्यूटोरियल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे थे आवर्त बीजी पादपों में जनन की विभिन्न विधियों के बारे में, जिसमें दोस्तों सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात की, आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन की विधियाँ, जो समाप्त हो चुका था। उसके बाद में आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन के संबंध में चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 ये था कि जिसमें एक तो आपके पास में नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास और मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास। चैप्टर नंबर 2 भी आपका पूर्ण हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3, जिसमें परागण की प्रक्रिया, परागण के प्रकार, परागण के अनुकूलन और उनमें अंतर, और उसके बाद परागण की विभिन्न विधियां, और उसके बाद में पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों साथ है आपके पास में जस्ट कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसको नोट करें। नोट करने के बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर भेजें, ताकि मुझे पता रहे 9462291387 8003291387 पे आप भेज दें, ताकि मैं आपकी उस समस्या का निराकरण कर सकूं। और प्रयास मेरा ये रहेगा कि अगर आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुड़ जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि फेसबुक से आपकी क्लास ऑनलाइन कर दी जाए और समय भी फिक्स कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है परागण। परागण का मतलब होता है पॉलिनेशन, अर्थात परागण किसे कहते हैं। तो आपका आंसर देखो, पुष्प में 2 संरचनाएं हैं हमारे पास में। एक संरचना पुष्प में पाया जाता है मादा भाग, दूसरा भाग पाया जाता है नर भाग। नर भाग में विशेष रूप से पाया जाता है परागकोश और मादा भाग में विशेष रूप से पाया जाता है वर्तिका। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये जैसी परिपक्व होगा इसका प्रस्फुटन होगा, यानी ये टूटेगा, खुल जाएगा, जिससे परागकण मुक्त होते हैं। मुक्त हुए परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर, यानी एक शब्द में परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। ये आपका परागकोश है, ये परागकण है और ये वर्तिकाग्र है। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। अगला कंसेप्ट हमारा सुन लीजिए, परागण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। रियल में अगर हम परागण के प्रकार की बात करें, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास में। एक आता है हमारे पास में स्वपरागण और एक हमारे पास में आता है परपरागण। स्वपरागण मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या होता है? देखो, स्वपरागण में 2 बातें बोलूंगा मैं, 2 स्थितियां। पहले एक तो स्थिति है स्वयुग्मन, और दूसरा है सजातीय। इधर अगर हम लोग बात करें तो ऑटोगैमी और जीटोगैमी। और परपरागण में दूसरे शब्दों में हम लोग परनिषेचन शब्द भी यूज कर सकते हैं, जिसको जीनोगैमी के नाम से जाना गया है, जीनोगैमी, और इसको जाना गया है जीटोगैमी, जीटिनोगैमी, और इसको कहा गया है ऑटोगैमी। नाउ दिस टाइम फ्रेंड्स, परागण में स्वपरागण की परिभाषा ये है कि जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्प में होती हो, स्वयुग्मन कहलाता है। जैसे आप इसको यूं समझ लीजिए कि ये स्वयुग्मन में ये पुष्प का मादा भाग और ये पुष्प का नर भाग, यहाँ से परागकणों का पुष्प कितना है? एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो उसको हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। विद इन फ्लावर, एक ही पुष्प में परागण की प्रक्रिया हो रही होती हो। कितने? एक ही पुष्प में। ये आपका एक पुष्प है, ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है, यहाँ से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हो, स्वयुग्मन है, ऑटोगैमी।
सजातीयता जीटेनोगेमी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में पुष्प दो अलग अलग है लेकिन पादप एक ही है। इसको यूं समझ लीजिए, ये पादप एक पुष्प, ये और दूसरा पुष्प है। यहाँ पर ये इसके पुष्प का मादा भाग यानी वर्तिकाग्र, ये दूसरे पुष्प का। जैसे आप इस पास में उदाहरण ले सकते हो, जैसे सपोज करो आप इसका मक्का का उदाहरण ले लो, सबसे बेस्ट है सजातीयता। यहाँ पर आपके पास में मक्के के भाग में सबसे ऊपर नर पुष्प पाए जाते हैं और उसके पत्तों के बीच में वहां पर मादा पुष्प पाए जाते हैं। यहां से परागकणों का यहां पर पहुंचना सजातीयता। पादप एक है, पुष्प दो। एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य जब परागण की प्रक्रिया होती हो तो उसे सजातीयता कहते हैं। वास्तव में आनुवंशिक रूप से सजातीयता एक स्वपरागण ही है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पारिस्थितिक रूप से ये परपरागण है, लेकिन स्वयुग्मन और सजातीयता स्वपरागण का ही एक प्रकार है। स्वयुग्मन में पुष्प एक ही होगा और सजातीयता में पुष्प दो होंगे, पादप एक ही होगा। नेक्स्ट, परपरागण। यहां पर आपको इसको इस प्रकार से समझना है, एकदम सिंपल कंसेप्ट से ये समझना है कि ये आपके पास में एक पादप है और दूसरा ये पादप है। पादप कितने हुए बताओ? दो। हमारे पास में पाए जाने वाले पादपों की संख्या दो हो गई। एक इसका पुष्प है और दूसरा इसका पुष्प है। पादप नंबर एक के पुष्प से परागकण पादप नंबर दो पर पहुंच रहे हो, या पादप नंबर दो से परागकण पादप नंबर एक पे पहुंच रहे हो। प्लांट P1 और प्लांट P2, पादप दो है। दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य परागण की प्रक्रिया होती है, तो लेकिन जाति एक ही होनी चाहिए। एक आंख है तो दूसरा भी आंख ही होना चाहिए। एक आम है तो दूसरा पादप भी आम का ही होना चाहिए, तो वो कहलाती है हमारे पास में पर परागण कहलाती है। तो ध्यान दें दोस्तों, स्वपरागण और परपरागण दो विधियां हुई। स्वपरागण में दो स्वयुग्मन और सजातीयता, परपरागण में पर निषेचन शब्द आया हुआ। स्वपरागण और परपरागण में अंतर पूछे। परपरागण वास्तव में एक चयनात्मक प्रजनन भी है। अगर आप चाहें तो कृत्रिम रूप से भी परपरागण करवा सकते हैं। स्वपरागण को रोक करके परपरागण कराएंगे तो चयनात्मक प्रजनन हो जाएगा, और पादपों में जो हाइब्रिड बीज बनाए जाते हैं वो सारे हाइब्रिड बीज इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड हियर। नेक्स्ट, हमारे पास में अगला प्रश्न जो आपके आता है वो ये है कि स्वपरागण के अनुकूलन, आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पादपों में स्वपरागण पाया जाता है? स्वपरागण के अनुकूलन, द एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के अनुकूलन। और ये आपके बोर्ड में 3 नंबर का प्रश्न आ चुका है, जिसमें सामान्यतः ये पूछा भी जाता है कि आपके पास में परागण किसे कहते हैं, क्यों अंतर पूछा जाता है, फिर अनुकूलन पूछ लेता है 2 नंबर में। तो सबसे पहला नंबर 1 लिखोगे, पुष्प का उभयलिंगी होना, उभयलिंगिता, पुष्प की उभयलिंगिता, ये पुष्प का उभयलिंगी होना। दूसरा हमारे पास में जो पाया जाता है अनुन्मील्यता, मैं बोल रहा हूँ क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, ध्यान रखना क्लिस्टोगैमस। इंग्लिश वर्ड को जरूर चेक करना क्योंकि थोड़ा हिंदी में कई बार कॉमन शब्द अलग भी होता है। नंबर 3, समकाल परिपक्वता, समकाल परिपक्वता, समकाल परिपक्वता। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा जो मेजर फैक्टर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि समवर्तिकात्व, समवर्तिकात्व। वापस बोल रहा हूँ, उभयलिंगिता, अनुन्मीलिता, समकाल परिपक्वता और समकाल परिपक्वता के बाद समवर्तिकात्व। इधर हम लोग जस्ट तुलनात्मक अध्ययन ही कर रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न नो डाउट पूछा जाता है। इधर लिखोगे परपरागण के अनुकूलन, परपरागण के अनुकूलन। नंबर 1, पुष्प का एक लिंगी होना, एक लिंगिता। पुष्प के एक लिंगिता के बाद में अनुन्मीलिता, वो अनुन्मीलिता, ये अनुन्मीलिता। वो था क्लिस्टोगैमस, ये है चैमोगैमस। नंबर 3, भिन्न काल परिपक्वता,
भिन्न काल परिपक्वता। नंबर 5 विषमवर्ती कातु, विषमवर्ती कातु। नंबर 4 स्वबंध्यता, स्वबंध्यता। नंबर 5 हर्कोगेमी। वापस चेक करें। नंबर 1 पुष्प कई लिंगी होना, उन्मूलिता, भिन्नकाल परिपक्वता, विषमवर्ती कातु, स्वबंध्यता, हर्कोगेमी। ध्यान दें, डेफिनेटली अनुकूलन से संबंधित 2 नंबर का प्रश्न बनता है। सबसे पहले आप नंबर 1 पे आ जाइए, स्वपरागण के अनुकूलन पे, सेल्फ पॉलिनेशन में पहला प्रश्न है पुष्प का उभयलिंगी होना, या कोई जरूरी नहीं आप सीधा लिख देना पुष्प का द्विलिंगी होना। अर्थात मीनिंग इसका ये है पुष्प के एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हो, यानी एक ही पुष्प में जायांग भी होता हो और उसी पुष्प में पुमंग भी होता हो। अगर दोनों भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो वो भाग कहलाएगा उभयलिंगी पुष्प। दोनों पुष्प एक ही पुष्प में पाए, पुष्प के दोनों जन्नांग एक ही पुष्प में पाए जाने चाहिए। दूसरा शब्द आता है हमारे पास में अनुन्मिलिता, क्लिस्टोगैमस। अनुन्मिलिता या क्लिस्टोगैमस, आई मीन क्लिस्टो से आप याद रखो क्लोज, बंद, जो कभी नहीं खुलता, ऑलवेज क्लोज्ड। क्लिस्टो मीन्स क्लोज्ड, जो हमेशा बंद रहता हो वो क्लिस्टोगैमस है। अनुन्मिलिता जो कभी पुष्प खुलता ही नहीं हो, उस पुष्प को हम लोग अनुन्मिलिता के नाम से जानते हैं, जो बंद ही रहता हो, कभी नहीं खुलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आवृत। आवृत का मतलब हमेशा बंद रहता हो, जैसे कंकोवा, वायोला, ये वो पुष्प है जो हमेशा बंद रहते हो। ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हो उनमें स्वपरागण के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है परागण के लिए। तो नंबर 1 उभयलिंगिता, नंबर 2 अनुन्मिलिता, क्लिस्टोगैमस, कंकोवा, वायोला, जंकस। नेक्स्ट समकाल परिपक्वता। जब आपने कहा कि पुष्प में नर और मादा दोनों भाग हो, जब आपने कहा कि आपके पास में समकाल परिपक्वता, समकाल परिपक्वता का मतलब ये होता है कि एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों भाग भी हो और दोनों एक ही समय परिपक्व हो। ऐसा नहीं कि परागकोश परिपक्व होकर के परागकण बिखर जाए, क्योंकि परागकणों की जीवन अवधि अलग अलग है, कुछ 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए होते हैं। ऐसा नहीं केवल नर भाग ही परिपक्व हो रहा हो, मादा भाग परिपक्व नहीं हो रहा हो, तब उस स्थिति में स्वपरागण नहीं होगा, भले ही वो पुष्प द्विलिंगी है, नर और मादा दोनों एक ही में, लेकिन वहां पर स्वपरागण नहीं हो सकता। स्वपरागण की शर्त है कि दोनों भाग एक ही में हो और दोनों एक ही समय परिपक्व होते हो, जिसमें नर भाग भी परिपक्व हो रहा हो और मादा भाग भी उसमें समान समय में परिपक्व हो रहा हो, तो उसको समकाल परिपक्वता के नाम से जानेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास में बात करें समवर्ती कातु, मतलब आपके पास में ये भाग है, मादा जनना के पास में पाए जाने वाले वर्तिका और नर भाग में पाए जाने वाला पूतंतु। इन पूतंतु और वर्तिका दोनों की लंबाई भी लगभग एक समान होनी चाहिए। अगर आपके दोनों की लेंथ अलग अलग हुई, एक बहुत अधिक ऊपर और एक बहुत अधिक नीचे, तो भी स्वपरागण नहीं हो सकता। भले ही एक ही समय में परिपक्व हो रहे हो, लेकिन चांसेस घट जाते हैं। तो कुल मिला के स्वपरागण के अनुकूलन में 2 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना होगा, ये चारों पॉइंट लिखने हैं, चारों की परिभाषा लिखनी होगी, वापस चारों के उदाहरण लिखने होंगे। उभयलिंगिता मतलब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हो। अनुन्मिलिता का मतलब ये हुआ कि आपके पास में ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हो, क्लिस्टोगैमस। समकाल परिपक्वता, नर और मादा दोनों एक ही समान समय में परिपक्व होते हो। और तीसरा आपके पास में पाए जाने वाला भाग विशेष है समवर्ती कातु। समवर्ती कातु का मतलब ये हुआ कि आपके पास में पाए जाने वाले वर्तिका भाग और पूतंतु दोनों की लंबाई भी लगभग बराबर पाई जाती हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास में पर परागण के अनुकूलन, क्रॉस पोलिनेशन के एडेप्टेशन। ये प्रश्न भी 2 नंबर में पूछा गया है, जिसमें हमारे पास में सबसे पहला भाग है पर परागण के अनुकूलन में नंबर 1 पुष्प का एक लिंगी होना। अर्थात सीधा मीनिंग इसका ये है कि पुष्प में या तो नर जन्नांग होता हो या पुष्प में मादा जन्नांग ही पाया जाता हो। यानी सीधी बात है, या तो पुष्प आपके पास में जायांगी प्रकार का होता हो या पुष्प है वो आपके पास में इस पुंकेसरी प्रकार का होता हो, या तो पुंकेसर भाग ही पाया जाता हो या आपके पास में केवल स्त्रीकेसर भाग ही पाया जाता हो। तो इस प्रकार के पुष्प को अपन एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और एक लिंगी पुष्प होने की स्थिति में स्वपरागण नहीं हो सकता, सिर्फ पर परागण ही हो सकता है।
नंबर 2 उन्मूलियता, चैमोगेमस, CHE, सैमोगेमस मीन्स मतलब ये हुआ ऐसे पुष्प जो हमेशा खुले रहते हो। इसके लिए तो क्रिस्टो में ऑलवेज क्लोज्ड और चैमो में ऑलवेज ओपन। ऐसे पुष्प जो हमेशा खुले रहते हो उनको उन्मूलिय पुष्प कहते हैं। उन्मूल खुले रहने वाले, और उनमें पर परागण के एक बार चांस फिर बढ़ जाते हैं। भिन्न काल परिपक्वता, यहाँ पर सीधा सा प्रश्न पूछा हुआ है, भिन्न काल परिपक्वता यानी नर पुष्प के अंदर पाए जाने वाला नर भाग और मादा भाग अलग अलग समय में परिपक्व होते हो। एक पहले परिपक्व हो रहा हो, एक बाद में हो रहा हो। और इसमें विशेष रूप से प्रश्न भी पूछा हुआ है, अगर पहले स्त्री केसर भाग परिपक्व होता है तो उसको स्त्री पूर्वता कहते हैं, और अगर आपके पास में पुंकेसर भाग पहले परिपक्व होता है तो उसको पूर्वता कहते हैं। पूर्वता, पू मतलब पुंकेसर पहले परिपक्व होता हो, पूर्वता। स्त्री केसर भाग पहले परिपक्व होता तो स्त्री पूर्वता। तो एक स्त्री पूर्वता हुआ और एक पूर्वता। ये भिन्न काल परिपक्वता के 2 प्रकार हो जाएंगे, स्त्री पूर्वता और पूर्वता। विषमवर्ती का तो हम लोग जनरली बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि पुष्प है, इसके अंदर ये वर्तिका है, इतनी लंबाई है, और पुंकेसर भाग इस केवल इतनी लंबाई का पूतंतु ही पाया जाता है। इस वर्तिका और पूतंतु की लंबाई में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। बहुत ज्यादा अंतर जब होता है तो उसको हम विषमवर्तिका तो कहते हैं। नेक्स्ट, स्वबंध्यता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। स्वबंध्यता अपने आप में स्व अनिश्चितता का ही एक भाग है, यानी एक ही पुष्प में नर भाग भी है, मादा भाग भी है, समान समय में परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कारण होता है कि खुद के साथ में वो परागित नहीं हो पाता है। खुद के साथ में परागित न होने की प्रक्रिया ही हमारे पास में स्वबंध्यता कहलाती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहलाती है। दोनों एक ही में हो जाने के बावजूद भी एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो स्वबंध्यता है। हरकोगेमी, नर भाग भी है, मादा भाग भी है, और आपके पास में एक ही जाति के हैं, लेकिन कुछ कार्यात्मक और संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। दोनों भागों के बीच में ऐसा कोई अवरोध आ जाता है, ऐसा कोई बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को परागित नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को हरकोगेमी कहते हैं, कार्यात्मक और संरचनात्मक अवरोध। तो कुल मिला के हमारे पास में जो पर परागण है उसके अनुकूलन को आप चेक करें। पर परागण के अनुकूलन में नंबर 1 पुष्प का एक लिंगी होना, पुष्प का अनुन्मील्य होना, भिन्न काल परिपक्वता का पाया जाना, विषमवर्ती कातु, स्वबंध्यता और हरकोगेमी, ये सारे वो फैक्टर है जो पर परागण के अनुकूलन को प्रेरित करते हैं। और इधर स्व परागण के अनुकूलन को चेक करें, उभयलिंगिता, अनुन्मील्यता, समकाल परिपक्वता और समवर्ती कातु, ये सब के सब स्व परागण के अनुकूलन है। अगला केस हमारे पास में परागण के कारक, यानी परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के माध्यम के आधार पर हमारे पास में संपूर्ण कारकों को हमने इनको 2 भागों में बांट दिया है। संपूर्ण भागों को कितने भागों बांटा? 2 भागों में। सबसे पहला भाग हमारे पास में वो है एक तो जैविक कारक, और दूसरा हमारे पास में है अजैविक कारक। यानी मतलब ये हुआ कि परागकोश है और परागकोश से ये वर्तिकल, यहां से यहां तक परागकण किसके माध्यम से पहुंचते हैं। अगर वो परागकण जीवों के माध्यम से पहुंचता है तो वो जैविक कारक है, बायोटिक फैक्टर है, और अजैविक कारकों से पहुंचता है, जैसे इनमें आपके पास में जल द्वारा परागण, हाइड्रोफिल, वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण। जैविक कारकों में कीटों द्वारा एंटीगो, कीटों द्वारा परागण, पक्षियों द्वारा परागण है, या आपके चमगादड़ द्वारा परागण है, या मनुष्य के द्वारा परागण है। ये सारे कौन से कारक हैं? जैविक कारक है। तो परागण के लिए कारक कितने हुए आपके पास में? 2 कारक हुए। कौन कौन से? एक जैविक कारक और एक अजैविक कारक। जब जीवों के माध्यम से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती हो तो जैविक परागण कारक कहलाएगा, एजेंट्स कहलाएंगे। जल और वायु अजैविक कारक है। लेकिन आपसे कुछ प्रश्न और भी पूछे गए, इनके अनुकूलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। जैसे मैं नंबर 1 पे आता हूं, वायु परागण। वायु परागण सबसे ज्यादा पाया जाता है घास कुल में।
वायु परागण के अनुकूल नाम सुन लीजिए। परागकणों की संख्या असंख्य होना, दूसरे परागकणों के आकार का छोटा होना, परागकणों का चिपचिपाहट रहित होना, परागकणों के साथ रोमिल या पंखनुमा संरचना का पाया जाना। ये सारी संरचनाएं जब होती है तो वो बहकर के वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। और वो वायु परागण चिपचिपाहट रहित होना इसकी शर्त है कि वो कहीं पर भी चिपक सकते हैं, इसलिए चिपचिपाहट रहित होंगे वो वायु परागण के। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है खास तो जल द्वारा। बहुत सारे पादप जलीय पादप हैं जिनमें जल के द्वारा परागण भी होता है। कुछ अपवाद भी है, पोटेमिजिटॉन वगैरह हैं, वो जल में होने के बावजूद भी कीटों के द्वारा, या जल कुंभी, वाटर लिली जिसको अपन कहते हैं, और वाटर हाइसिंथ, ये जल के अंदर रहते हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर परागण जल से नहीं होता, वायु या कीटों की सहायता से होता है। तो जल परागण के अनुकूल नाम सुन लीजिए। वर्तिका की कुंडलित रूप होना, पराग कणों के चारों तरफ एक म्यूकस यानी श्लेष्मा जैसा आवरण पाया जाना, पराग कणों का असंख्य मात्रा में होना, और वर्तिकाग्र खुद जल की सतह पर तैरना, या पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के साथ में तैरते हुए पहुंच जाना, ये सारी विशेषताएं जल के द्वारा परागण। लेकिन परागण की प्रक्रिया जल में कहाँ हो रही है? जल के ऊपर, अधोजली, अधिजली, ये सारे परागण की जल के ही प्रकार हैं। वापस इधर बात करें कीट परागण के। कीट परागण पादपों में पाई जाने वाली परागण की वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि इस प्रक्रिया के अंदर, जल परागण के अंतर्गत बात करें तो सीधा यहाँ पर आपके पास में आंसर रहता है। वो आंसर क्या सुन लीजिए। कीट परागण में पादप का आकर्षक रंग युक्त होना चाहिए, पुष्प आकर्षक रंग युक्त हो, मकरंद पाया जाता हो, परागकणों के साथ चिपचिपाहट पाई जाती हो, असंख्य परागकण हो, ताकि जैसे ही कीट उस पुष्प की तरफ आकर्षित हो वो बैठे, परागकण उसके पांव पे चिपक जाए और वो मकरंद खा ले, दूसरे पुष्प पे जाए और परागकण की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। वो है कीटों द्वारा परागण। इसी प्रकार से बहुत सारे पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है, बहुत सारे पादपों में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, बहुत सारे पादपों में मनुष्य के द्वारा भी परागण की प्रक्रिया होती है, और कुछ पादपों में हाथी के द्वारा भी परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये है आपके पास में परागण की प्रक्रिया और उसके साथ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कारक, प्रकार, अनुकूलन, और बाकी की जो भी बातें हैं वो सब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और ये एपिसोड नंबर जो आपके पास में जस्ट इसके अगले भाग में हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखें प्लीज़, आप लोग मेरे YouTube चैनल HR कोटलिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करावें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि मेरा ज्ञान आप लोगों तक पहुँच सके। और जो भी डाउट है वो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजें, और कोई सजेशन है तो भी भेजिए ताकि हम लोग उस सुधार के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।